वेलकम टू स्पिल द बीन्स। ये बात सभी जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है। मतलब जितने भी समिट्स और मीटिंग होगी इन टॉप 20 देशों के बीच में, वो सब कंडक्ट की जाएंगी इंडिया में। मेन समिट जो यहाँ पे होंगे वो होंगे 9 एंड 10 सितंबर को नई दिल्ली की प्रगति मैदान के अंदर। यहाँ दुनिया के सभी हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे, मतलब कि प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी आता होगा जब हम ये G20 की बात करते हैं, ये ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करता है, इसको बनाने के पीछे मकसद क्या है, आखिर क्यों ये सारे देश एक दूसरे से मिलते हैं अलग अलग स्टेट्स में हर साल। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। India has formally taken over the presidencies of the G20. इस G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India is readying itself to host the mega G20 को समझने के लिए हमें समझना होगा G7 को, क्योंकि G7 G20 के पहले बना है। बात है अर्ली 1970s की। दुनिया की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी। वैसे तो इसके पीछे कई सारे कारण थे, पर इसका सबसे बड़ा कारण था 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई थी जब अरब देशों ने ऑयल पर एम्बार्गो लगा दिया था और उन देशों को ऑयल सेल करना बंद कर दिया था जो देश इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज थी ये, जैसे कि अमेरिका एंड यूरोप। वेस्टर्न देश बाहर से आने वाले ऑयल पर काफी ज्यादा रिलाय करते थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा भारी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिला था इन देशों में। 11 Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II. इनकी सरकारों ने डिसाइड किया कि इकोनॉमिक हालत सुधारने के लिए इन सबको साथ में काम करना होगा। इकोनॉमी को सही करने के लिए हमको साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसी के चलते कुछ इनफॉर्मल मीटिंग होती है व्हाइट हाउस में इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच। अर्ली 1973 की बात है ये। अमेरिका, फ्रांस, यूके एंड वेस्ट जर्मनी, इन सब कंट्रीज के मिनिस्टर एक दूसरे से मिले। 2 साल बाद ही जापान और इटली को भी शामिल कर लेते हैं और 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है और ये G से ग्रुप बन जाता है G7। ये सातों देश अपने टाइम के सबसे डेवलप्ड देशों में से थे। इनकी इकोनॉमिक्स दुनिया की सबसे टॉप इकोनॉमिक्स में काउंट की जाती थी। लेकिन इसके अलावा भी काफी कॉमन चीजें थी इन देशों के बीच में। इन सभी देशों में लिबरल डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता था, जिसमें ये लोग ह्यूमन राइट, इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट करते थे। पॉलिटिकली ये सारी कंट्रीज कोल्ड वॉर के टाइम पे वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी, तो आइडियोलॉजिकली तो ये कह ही सकते हैं, साथ में इकोनॉमिकली तो ऑफ कोर्स ये सब ऑयल क्राइसिस और रिसेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। तो मेन मकसद इनका ये था कि ये सब साथ में बैठकर इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज बनाए। साल 1998 में रशिया को भी ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है और G7 बन जाता है G8। लेकिन जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया था, उसके बाद से रशिया को इस ग्रुप के बाहर निकाल दिया गया है। इसी रीजन से ये ग्रुप आज तक G7 कहलाता है। अब अगर बात की जाए G20 की, तो इसका स्टार्ट भी इकोनॉमिक क्राइसिस से ही हुआ था। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन देशों में उस टाइम पे काफी ज्यादा फाइनेंशियल Global markets worried that other Asian countries might have similar hidden flaws. ये क्राइसिस इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इनके कारण हांगकांग, लाओस, मलेशिया एंड फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, वियतनाम, ताइवान एंड सिंगापुर भी अफेक्ट हो रहे थे। इन सब देशों में करेंसी की वैल्यू गिर रही थी, साथ में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी और कुछ देशों में तो दंगे भी देखने को मिल रहे थे। इसके अगले साल 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही रीजन था रशिया का G7 में इंक्लूड करने का। G7 के दूसरे मेंबर्स समझ गए थे कि समय के साथ साथ दुनिया में इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि एक देश में प्रॉब्लम होती है तो सभी देशों को उसे फेस करना पड़ता है। दुनिया में अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और बाहरी रिसेशन से बचना है, दुनिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको साथ में बैठकर कुछ एक्शन प्लान बनाने होंगे। तो 26 सितंबर 1999 को G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप की स्थापना की गई। इस ग्रुप में डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को भी ऐड कर लेती है, बट क्वेश्चन था कि किन कंट्रीज को इसमें ऐड करना चाहिए और किन कंट्रीज को इससे दूर रखना चाहिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है कि G7 के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इसमें रहेंगे। फिर दुनिया के जो सबसे बड़े देश हैं इकोनॉमिकली, उनको ऐड किया जाता है। जिनकी इकोनॉमिक सबसे ज्यादा बड़ी है उन देशों को ऐड किया जाता है। इसमें आते हैं इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया। फिर आते हैं कि कौन से देश रीजन बेसिस पे सबसे बड़े हैं, क्योंकि दुनिया के हर रीजन में एक ना एक रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बेसिस पर एशिया में से साउथ कोरिया और इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका में ब्राजील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मेक्सिको, ओशियनिया से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट के रीजन से साउथ अफ्रीका और टर्की। यूरोप के देशों से G7 के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसिडर किया जाता है। आज के टाइम में G20 में कुल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है।
अभी जो ये 20 देश हैं ये दुनिया के टॉप 20 देश हैं। पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली तो ये देश बड़े हैं ही, पर अगर आप इसको मिलिट्री वाइज और पॉपुलेशन वाइज देखें तो भी ये देश सबसे बड़े हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि G20 को सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना था, तो ये G20 की मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर और इन देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को ही अटेंड करना होता था। कई सालों तक ऐसा ही कंटिन्यू होता रहा, जब तक 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई तब तक ऐसा ही कंटिन्यू। The signs were everywhere, but now it's official, we are in a recession. There's been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस जब आई तब इन देशों ने रियलाइज किया कि हमें और भी ज्यादा सीरियसली इन मीटिंग्स को करना चाहिए। सिर्फ हमारे देशों के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को भी ये मीटिंग अटेंड करना चाहिए। हम सभी देशों के बीच में कोऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि हम आगे ऐसी कोई भी क्राइसिस होने से रोक सकें। इसीलिए G20 की जो पहली ऑफिशियल समिट होती है वो होती है 2008 में। जो पहली समिट थी वो बैठाई गई थी अमेरिका में, जिसमें सभी देशों ने डिसाइड किया था कि उनके बीच में ट्रेड बैरियर्स घटा दिए जाएंगे और स्पेंडिंग्स को बढ़ा दिया जाएगा। इन टोटल $4 ट्रिलियन का खर्चा किया जाएगा इन सभी देशों की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। टोटल में ये जो G20 देश हैं ये सब मिलके पूरे वर्ल्ड की GDP में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं और 75% से भी ज्यादा ग्लोबल ट्रेड इन्हीं सब कंट्रीज के बीच में होता है और ये सारी कंट्रीज मिलके 2/3 पॉपुलेशन है। साल 2008 से ये G20 की मीटिंग हर साल हो रही है और हर साल ये अलग अलग जगह पर होती है। हर साल G20 की मीटिंग का एजेंडा बनाया जाता है और उसको स्मूथली चलाने के लिए टिरियोका सिस्टम यूज किया जाता है, जिसमें 3 देश मिलके ये काम करते हैं, जिसमें G20 का लास्ट ईयर का प्रेसिडेंट, करंट ईयर के प्रेसिडेंट्स और आने वाले साल के प्रेसिडेंट्स ये सब मिलके काम करते हैं। हर साल कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है, जिसमें स्पेन परमानेंट इनविटेशन होल्ड करता है। साथ ही साथ में जो मेंबर्स हैं वो भी कंट्रीज को इनवाइट कर सकते हैं। इस साल इंडिया ने 9 कंट्रीज को इनवाइट किया है। ऑल्दो G20 की समिट का एजेंडा फाइनेंशियल क्राइसिस को देखना था, पर लास्ट कुछ सालों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कुछ प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे देखा जाने लग गया है। चाइना के जो प्रेसिडेंट है न्यू दिल्ली में हो रही मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो भी ये मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकला हुआ है जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ है। इस साल की मीटिंग में इंडिया ने वासुदेव कुटुंबम, ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को इम्पोर्टेंस दिया है। इसी के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लेड डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा गया है। इसी के साथ आई वुड जस्ट लाइक टू एंड दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच वीडियोस। थैंक यू।